नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को कंट्रीब्यूट भी करें। यदि किसी को कोई भी संदेह था कि कांग्रेस 370 के मुद्दे पर किस ओर खड़ी है, तो कल यानी बुधवार की प्रोसीडिंग से सारा संदेह जो है वो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेके एक आईए लेके वहां पर कौन पहुंचते हैं जी, श्री मनीष तिवारी। अब मनीष तिवारी कौन है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के बड़े ऊंचे नेता हैं, संसद सदस्य हैं और ये सब होते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत में वो एक किसी की एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए इंटरवेंशन करने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऐसा गंदा घृणित काम उन्होंने किया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने एक प्रकार से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुलगाने का कार्य किया। सुलगाने का कार्य यूं किया कि उन्होंने कहा कि साहब ये जो यहाँ आर्टिकल 370 के अंतर्गत या आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के बाद में जो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं आर्टिकल 3 और 4 के अंतर्गत, तो इससे ये संदेह हुआ कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 371 में, उनमें भी परिवर्तन करके और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर को भी ऐसा किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। वो जब करने लगे तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि इस तरह की बात भी लाई जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो आर्टिकल हैं आपके 370, 371 इत्यादि, ये सारे के सारे जो हैं इनकी ब्रॉड हेडिंग है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो 370 को बताया गया है टेम्परेरी प्रोविजन, और जो 371 है जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए है, महाराष्ट्र के लिए, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक के लिए भी कई स्थानों पर स्पेशल प्रोविजंस किए गए। वो 371 ए बी सी डी ई एफ जे के ऐसे वो चलते हैं। वो तो कहने लगे कि साहब कि ये स्पेशल प्रोविजंस भी हटाए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधे सीधे पूछा कि भाई हम तो 370 पे बहस कर रहे हैं, आप ये 371 कहां से लेके आ गए। और इस पर फिर जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये मिस्चीवियस है, ये जो कुछ भी ये लगाई गई है, इसका पहली बात तो 370 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 370 जो है वो टेम्परेरी प्रोविजन है। टेम्परेरी प्रोविजन पर हम बहस कर रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है, और अब ये इस पर 371 लाके और ये दिखाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई ऐसी बात करने जा रही है नॉर्थ ईस्ट में जिससे कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट सुलग जाए। और उन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा मुझे डायरेक्शन है, मुझे यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है ये कि ऐसा कोई भी विचार यूनियन गवर्नमेंट के पास में, केंद्रीय सरकार के पास में नहीं है। ये कहने के बाद जो झाड़ पड़ी है ना मनीष तिवारी को, मुझे आपको ये सुझाव देना है कि आप उस झाड़ को देखें अवश्य कि किस प्रकार से मनीष तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जज यानी कि जस्टिस कौल ने और जस्टिस संजीव खन्ना ने, सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने, उनसे बार बार ये कहा कि भाई आपको अगर आर्टिकल 3 और 4 पर कुछ कहना है तब तो आप बात कीजिए, नहीं तो हम आपको बोलने ही नहीं देंगे। आप इस प्रकार का इशू लेके आए हैं जिसका यहाँ आज के इशू से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी इससे रिलेशन नहीं है।
370 पर जो भी बात करनी थी वो लोग कर चुके हैं, मेन पिटिशंस में कर चुके हैं। आपकी ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, इस पर आपने सबमिशन रिटर्न्स दे दिए हैं, अब हम आपको कुछ नहीं कहने देंगे। उसके बाद भी जब वो बोलते रहे तो आपको पता है क्या हुआ? जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता होगा। उनकी पूरी क्लास ली गई, उनको बताया गया। जी हाँ, मनीष तिवारी जी कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील का चोगा पहनकर पहुंचे थे। शायद उन्होंने सोच लिया हो कि वो भी कपिल सिब्बल है। अरे भाई, कपिल सिब्बल भी, आपको फिर से बता दूं कि कपिल सिब्बल ने भी आज तक कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल केस नहीं जीता है। वो खाली बेल करा लेते हैं रात के 12 बजे, इसमें उनकी एक्सपर्टीज है। इसीलिए कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो फिक्सर हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसा लोग कहते हैं ये कह रहा है। अगर कपिल सिब्बल जी को इस बात का बुरा लगे तो मैं एडवांस में माफी मांग लेता हूँ, लेकिन अब लोग कहते हैं, कॉरिडोर में बात होती है तो हम उसका क्या कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल जी के साथ के सामने अपॉलॉजीज के साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कपिल सिब्बल जी की बात अलग है। आपने देखा ना, ये पूरा जो 370 का जो केस चल रहा है, इसमें जो पूरे जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां थी, आपको पता है इसके पीछे कौन है विशेष? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इसके पीछे क्यों है? इसके पीछे वो इसलिए हैं क्योंकि वो गुपकार गैंग जो है उनका, और जो उसने हजारों करोड़ रुपए बनाए हुए हैं, जो उसने वहां पर पूरा का पूरा एक अपना आभा मंडल इकोसिस्टम बना के चला रहे हैं, जिसमें वो एक शहंशाह हैं। ऐसे शहंशाह हैं जो डेमोक्रेसी के शहंशाह हैं। जो डेमोक्रेसी में जो शहंशाह होता है वो असली शहंशाह से भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि असली शहंशाह तो फिर भी हमारे, विशेषकर जो हमारे भारतीय विधान में है, यानी भारतीय परंपरा में है कि उसको प्रजा वत्सल होना पड़ता है, उसको प्रजा रक्षक होना पड़ता है। उसको हमारी परंपराओं में बताया गया है कि प्रजा की रक्षा, प्रजा का जो कल्याण है उसका वो परम लक्ष्य है। लेकिन ये जो शहंशाह है, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता, विशेषकर डेमोक्रेसी वाले शहंशाह। आपको संभवतः जानकारी नहीं होगी, मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया, जो हिंदी में भी उपलब्ध है भारत अखंडन के रूप में, उसमें आप पढ़ें कि 2002 तक, बल्कि 2002 भी हम नहीं कह सकते कि वो क्लीन इलेक्शन था, क्योंकि उसमें वोटिंग तो 15% ही हुई थी। तो 15% वोटिंग पे अगर कोई इलेक्शन होता है तो वो क्या इलेक्शन होता है, आप सोच सकते हैं। तो 2002 के इलेक्शन तक जम्मू कश्मीर में एक भी इलेक्शन बिना रिगिंग के, बिना धांधली के नहीं हुआ था। और सबसे बड़े डेमोक्रेट बताते हैं ना शेख अब्दुल्ला को साहब, की शेख अब्दुल्ला से तो बड़ा कोई डेमोक्रेट हुआ ही नहीं। शेख अब्दुल्ला ने जब पहला चुनाव कराया था जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था। वो सीओ 1950 के अंतर्गत हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950, 370 आने के बाद में उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था। तो मैं आपको बताऊं उस चुनाव में क्या हुआ था। उस चुनाव में 75 सीटें थी। 75 में से 73 सीटें जो थी वो जम्मू में और कश्मीर में थी, और 43 सीटें थी कश्मीर में, 30 सीटें थी जम्मू में, और 2 सीटें थी लद्दाख में। तो जो 43 सीटें थी कश्मीर की, उनमें सभी में केवल एक नॉमिनेशन फाइल हुआ। जी हाँ, दूसरे किसी का नॉमिनेशन फाइल ही नहीं हुआ, और वो 43 के 43 अनअपोज्ड सिंगल नॉमिनेशन पर डिक्लेयर हो गई। 43 के 43 नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू में जो 30 सीटें थी उस पर जो जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद थी उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए, और उसने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए उनके सबके नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए, और 30 की 30 सीटें किसको मिली? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। केवल चुनाव हुए तो लद्दाख की 2 सीटों पर, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। 75 की 75 सीटें
शेख अब्दुल्ला ने जीती। तो ये तो इनका गुपकार वालों का रिकॉर्ड है, और उन गुपकार वालों के डिफेंस में मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस की ओर से खड़े होकर इस प्रकार की बहस करते हैं जिससे पूरे देश में आग लगे। क्यों? क्योंकि भाई इन गुपकारियों को बढ़ाने में इनका भी तो हिस्सा रहा है। हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब का तो पिछला पूरा करियर ही 1977 से लेके और आज तक का ये पूरा एडजस्टमेंट करने में ही तो बीता है। आज भी वो कर रहे हैं, आज भी वो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और केंद्र सरकार के बीच के पुल बने हुए हैं, ब्रिज हैं वो, और उस ब्रिज की सहायता से वो अपना भी काम चला लेते हैं। देखिए, अब ये भी मुझे बताया गया है कि साहब उनको तो बड़ी फंडिंग भी हुई है, और उस फंडिंग की सहायता से वो कह रहे हैं कि साहब हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे। उनकी तो ये भी कल्पना है कि संभवतः उनको कोई सौदेबाजी में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। खैर, अभी तो चुनाव होते हुए लग नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तो 370 का निर्णय आना बाकी है। अब 370 की बहस होगी, उसके बाद फिर इसका निर्णय आएगा, उसमें भी समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि यदि किसी को लगता हो कि इस कांग्रेस ने देश के हित में 370 लाया था, तो ये जो लेटेस्ट इनकी तरफ से कांग्रेसी जो खड़े हुए हैं, आप कह सकते हैं कि साहब की वो तो किसी और की पैरवी कर रहे थे, लेकिन आपको सब पता है कि हमारे जो कांग्रेस के जितने भी वकील हैं बड़े बड़े, वो यूं ही पैरवी नहीं करते हैं, और उनकी हाई कमांड का बड़ा ज़बरदस्त होल्ड है, और यहाँ खड़े होकर पैरवी करके, और न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन की वो ऑपोजिशन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, अपितु वो नॉर्थ ईस्ट का भी उससे कंपैरिजन करके नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगा रहे हैं। तो जबकि झाड़ पड़ी, और सबसे बड़ी बात, वहीं भरे कोर्ट में, बिल्कुल चलते कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर डिक्टेट कराकर, और उनकी जो IA थी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, उसको वहीं पर डिसमिस कर दिया। ये हुई ना बात। तो एक बार फिर कांग्रेस के मुंह पर पड़ा जोड़ का थप्पड़, और किस प्रकार से वो जम्मू और कश्मीर को देश का अखंड हिस्सा बनने से रोकने पर आमादा है, यह भी पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने आ गया। पोल पूरी तरह से खुली, हल्की फुल्की नहीं खुली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।